हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र एक को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। लास्ट सेशन काफ़ी समय पहले हुआ था, हमारा काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। इसमें दोस्तों हम मैकियावेली पर डिस्कस कर रहे थे। मैकियावेली का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था मैकियावेली का, जिसमें लास्ट में हमने मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर बात की थी मैकियावेली के से संबंधित। और आज का ये टॉपिक है दोस्तों मैकियावेली के ही विचार, नैतिकता और धर्म से संबंधित विचार। तो ये नैतिकता और धर्म से संबंधित क्या विचार थे मैकियावेली के, इस पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेशन होने जा रहा है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जल्दी से इसको समाप्त करने के बाद में दोस्तों एक नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे, और थॉमस हिल ग्रीन के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये टॉपिक लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा नोटिफिकेशन। वैसे जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, बार बार सुन के शायद बोर भी हो रहे होंगे वो, लेकिन नए दोस्तों को बोलना ज़रूरी भी है। जो भी छात्र यूपीएससी या किसी भी पीएससी वगैरह या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्दी से इस नए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके। प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से दोस्तों यूट्यूब पर चैनल बना दिया गया है। बहुत जल्दी वहां पर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। मेरे द्वारा 10 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 10 सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों जिनको भी मेरे द्वारा पढ़ना अच्छा लगता है या पढ़ना चाहते हैं मुझसे, वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। इसमें यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, इन सभी कोर्सों को कवर करते हुए यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इस यूनिट के अंतर्गत हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो मैकियावेली को कवर हम कर रहे हैं अभी। यूनिट थर्ड है ये, यूनिट थर्ड में मैकियावेली को कंप्लीट कर रहे हैं। आज के लेक्चर से मैकियावेली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करेंगे थॉमस हिलग्रीन की, उसके बाद जेरेमी बेंथम और जॉन एस मिल। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये यूनिट जो है ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े सेशन में आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अपने इस सारांश के साथ में, इस लेक्चर के सारांश के साथ में, नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों की पृष्ठभूमि। तो वो पृष्ठभूमि क्या क्या है, तो पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो नैतिकता संबंधी विचार, धर्म संबंधी विचार और आलोचना। सिंपल वे में है, मैकियावेली के अनुसार नैतिकता संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं और धर्म से संबंधित क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, इनके बारे में बताना है आपको। साथ ही साथ में उसके इन विचारों की आलोचना करते हुए इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में दोस्तों। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हुए चलूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और बल्कि इस राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत दोस्तों जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, जितने भी दार्शनिकों को अभी तक मैंने पढ़ाया है, एकदम इजी वे में पढ़ाया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार पढ़ोगे आप, एक ही बार पढ़ने में आपको पूरा समझ आएगा। और यहाँ तक कि याद करने की भी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि रटने की तो मेरे किसी भी सेशन, अगर कोई सा भी सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में रटने की आपको कोई आवश्यकता ना कभी पड़ेगी और ना कभी, मतलब भविष्य में कभी भी नहीं पढ़ने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पृष्ठभूमि से। एक इतिहासकार है डनिंग। कौन है? इतिहासकार या कहें राजनीतिज्ञ है, एक राजनीतिक विचारक है डनिंग। तो उन्होंने लिखा है मैकियावेली के बारे में कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। क्या है? शिशु है। अब ये शिशु क्यों कहा है? अपने युग का शिशु है क्यों कहा है? अब आइए, अब वास्तव में मैकियावेली के विचारों पर तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली ने जितने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो उस तात्कालिक समय को लेकर के किए हैं। कौन से समय को? तात्कालिक समय को लेकर किए हैं। जो उनके समय में, उस समय में जो परिस्थितियां थी, कहाँ की? इटली की। अब सभी को पता है कि ये मैकियावेली कहाँ से बिलोंग करता? इटली से। तो इटली में जो उस समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अनुसार ही इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है ना। तो उस समय इटली का समाज दुर्दशा के दौर से गुजर रहा था।
दुर्दशा के दौर से गुजर रहा था। इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था और वे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। अब सोचिए कितनी अराजक स्थिति थी उस समय इटली की, जब जब मेकियावेली ने ये विचार अपने विचार व्यक्त किए थे। तो मेकियावेली ने जितने भी अपने विचार दिए हैं उस समय की, तो उस समय को हम बोलते हैं तात्कालिक समय। तो जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखते हुए ही अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, तो राजनीतिक नेतृत्व उस समय इटली का भ्रष्ट था, चरित्रहीन था। पोप और चर्च का भ्रष्टाचार और राजनीति का अखाड़ा बने हुए थे। कौन? चर्च और पोप। पोप और चर्च जो है भ्रष्टाचार और राजनीति का अखाड़ा बने हुए थे। अर्थात ये कि जो चर्च और पोप जो धार्मिक स्थान हुआ करते हैं, इसमें अब भयानक रूप से भ्रष्टाचार था, राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते थे ये, और ना तो इस प्रकार से पूरी राजनीति जो है, राजनीतिक भवन में ना होकर के, संसद भवन में ना होकर के राजनीति चर्च में होती थी या पोप में होती थी। ठीक है, वे इटली की एकता में वादक थे। जी हाँ, बिल्कुल बाधक होंगे, क्योंकि जब भी कभी धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप होगा तो धर्म हमेशा राजनीति के आड़े आएगा, अर्थात कि राजनीति का विकास नहीं होने देगा। ठीक है, तो मेकियावेली चाहता था कि इटली को एकत्रित करके एक महान देश बनाया जाए। यदि इस काम में धर्म और नैतिकता बाधक हो तो उसकी चिंता न की जाए। तो अब इनको सादा सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो डनिंग ने जो कहा है मेकियावेली के बारे में, तो ये उन्होंने ये कहा है कि मेकियावेली के जो विचार रहे हैं वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होकर के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और उस समय, जिस समय मेकियावेली ने अपने विचार दिए थे, उस समय इटली में भयानक अराजकता फैली हुई थी। उस अराजकता जो थी वो पोप और चर्च के कारण थी, बल्कि पोप और चर्च का राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने के कारण वहां अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मेकियावेली ये चाहता था कि इटली से ये भ्रष्टाचार और ये चरित्रहीनता को समाप्त करके और एक महान देश के रूप में इसको उभारा जाए। और साथ ही साथ में अगर देश के विकास के लिए, राजनीति की सुदृढ़ता के लिए, विकास के लिए अगर धर्म आड़े आता है, धर्म बाधक बनता है, तो धर्म और नैतिकता किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कहा था मेकियावेली ने। ठीक है, अब इन्हीं विचारों के आधार पर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे नैतिकता संबंधी विचारों पर, उसके बाद में धर्म संबंधी विचारों पर। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं, पहले पॉइंट में हम देखेंगे नैतिकता संबंधी क्या विचार थे, नैतिकता से क्या विचार थे, क्या लोगों को नैतिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोगों को नैतिक तो होना चाहिए, चलो ठीक है, हो गए, लेकिन क्या राजा को भी नैतिक होना चाहिए? जनता पर शासन करने के लिए क्या शासक को भी नैतिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आवश्यक नहीं है? इसी प्रकार से धर्म संबंधी विचारों में क्या कहा है मेकियावेली ने, उसको समझेंगे। इसके अलावा इन दोनों के विचारों को लेकर के उसकी आलोचना करते हुए इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नैतिकता संबंधी विचारों में। आइए सबसे पहले हम इस पूरी स्लाइड को पढ़ेंगे। स्लाइड को पढ़ने से क्या होगा कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेकर आपको इसका व्यवहारिक पक्ष समझाते हुए आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आइए पढ़िए पहले स्लाइड को, मेरे साथ पढ़िए। मेकियावेली ने कहा कि मानव स्वभाव से दुष्ट और लालची होता है। एक एक शब्द पे गौर करना, यहां पर है ना, एक एक शब्द पे गौर करते हुए चलना। मेकियावेली ने क्या कहा है कि मानव जो है स्वभाव से दुष्ट और लालची होता है। मनुष्य लोभी, झगड़ालू और डरपोक होता है। ऐसे लोगों पर कोरी नैतिकता के सहारे शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए राजा को नैतिकता की चिंता किए बिना दृढ़तापूर्वक शासन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या कहा है इसने, ये कहा है कि भाई जो जनता होती है, जो सामान्य मनुष्य होता है, वो जन्म से ही झगड़ालू प्रकृति का होता है, दुष्ट प्रकृति का होता है, लालची प्रकृति का होता है। और जिस मनुष्य में ऐसे दुर्गुण पाए जाते हो, ऐसे मनुष्य में सिर्फ नैतिकता दिखा करके उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, सिर्फ नैतिकता के सहारे उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए मेकियावेली के अनुसार राजा को चाहिए कि जनता पर
स्पष्ट नियंत्रण बनाकर रखने के लिए, जनता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अगर उसे नैतिकता का उल्लंघन करना पड़े तो उसमें राजा एक क्षण भी ना सोचे। नैतिकता का उल्लंघन करके अर्थात कि अनैतिक साधनों का प्रयोग करके भी अगर राजा राज्य का विकास कर रहा है तो वो अनुचित नहीं होगा। समझे कि नहीं? ठीक है ना। एक राजा को नैतिक अनैतिक की चिंता नहीं करना चाहिए। एक राजा को नैतिक और अनैतिक की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे केवल राज्य की सुरक्षा और प्रगति की चिंता करनी चाहिए। क्या कहा यहां पर? राजा को नैतिक और अनैतिक की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे केवल राज्य की सुरक्षा और प्रगति की चिंता करना चाहिए। उसके लिए वह जो भी साधन अपनाएगा वे अनुचित नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा है मैकियावेली ने कि राजा अगर चाहता है कि राज्य का विकास करे, राज्य का विकास करते वक्त अगर नैतिक आचरण या नैतिक साधनों का प्रयोग करना राज्य के मार्ग में, विकास के मार्ग में बाधक है, तो राजा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो नैतिक साधनों का प्रयोग करे, अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर सकता है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। वह नैतिकता, नेक्स्ट है, वह नैतिकता के दोहरे मापदंड की व्यवस्था करता है। अब ये नैतिकता का दोहरा मापदंड क्या होता है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। वह चाहता था कि जनता तो नैतिक रहे, क्योंकि उसके बिना अच्छा समाज नहीं बन सकता, परंतु शासक के लिए नैतिक होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ नैतिकता के दोहरा मापदंड क्या हुआ कि एक मुंह से, अर्थात मैकियावेली के दो मुंह, और एक मुंह से बोल रहा है कि नैतिकता का पालन करना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरे मुंह से बोल रहा है कि नैतिकता का पालन जरूरी नहीं है। तो जब वो कह रहा है कि नैतिकता का पालन जरूरी है, तो वो जरूरी किसके लिए? जनता के लिए। जनता का नैतिक होना जरूरी है। अगर जनता नैतिक नहीं होगी तो समाज में अभद्रता फैल जाएगी, समाज जो है दुष्चक्र में फंस जाएगा और उस राज्य का कभी विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि राजा नैतिक हो। ठीक है। वो जैसा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता को हमेशा अलग रखा है, राजनीति और नैतिकता को हमेशा अलग रखा है। समझे कि नहीं समझे पूरा कंसेप्ट दोस्तों? ये मैकियावेली के ये जो नैतिकता संबंधी विचार है, समझ आया पूरा, है ना। सिंपल अर्थों में कैसे कहेंगे इसको भाई? सिंपल अर्थों में ये एक ही दो लाइन में अगर समझना है इसको तो सटीक से समझ लीजिए कि मैकियावेली ने नैतिकता को लेकर के ये बोला है कि जनता के लिए नैतिकता का पालन करना जरूरी है, लेकिन राजा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो नैतिक साधनों का पालन करे, नैतिकता का पालन करे। अगर राजा को राज्य के विकास करने में अगर उसे दुविधा लगती है या नैतिकता जो है राज्य के विकास में बाधक बनती है, तो वो अनैतिक साधनों का प्रयोग भी कर लेगा, तो भी उसको अनुचित नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो समझ आया ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे धर्म संबंधी विचार। तो मैकियावेली के धर्म से संबंधित क्या विचार थे, मैकियावेली धर्म को लेकर के क्या बोलता था, जरा आइए इसको भी देख लेते हैं। मैकियावेली धर्म को इटली की एकता में सबसे बड़ा मार्ग में बाधक मानता था। मतलब ये सिंपल, मैकियावेली ने क्या कहा कि इटली का विकास करना है ना, तो धर्म से इसको हटाइए, धर्म से राजनीति को हटाइए। लेकिन जिस समय मैकियावेली ये विचार व्यक्त कर रहा था, उस समय राजनीति के प्रमुख स्थान पर कौन बैठा था? मुख्य स्थान पर चर्च बैठा हुआ था, है ना। चर्च मतलब कि जो इनका धर्म, कुल मिलाकर के धर्म राजनीति में पूरी तरह अपनी आस्था बना चुका था। धर्म से ही राजनीति पनप रही थी उस समय। चर्च का जो फादर होते हैं, चर्च का फादर होते हैं ना, वो जिसको बोल देंगे वही उसका शासक बन जाता था। ये प्रधानता थी चर्च की उस समय, है ना। तो इस प्रकार से चर्च जो है, चर्च में भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाएं बहुत अत्यधिक रूप से फैलने लगी थी, जिसके कारण इटली का विकास नहीं हो पाता, बल्कि इटली और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता ही चला जा रहा था। मैकियावेली के समय तक इटली जो तो छोटा सा देश है, ज्यादा कोई विशेष बड़ा नहीं है, वो 5 भागों में टूट चुका था उस समय, है ना। तो इसीलिए मैकियावेली ने स्पष्ट कहा था कि इटली के विकास में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वो है धर्म। क्या है? धर्म, है ना। तो मैकियावेली के शब्दों में मैकियावेली ने क्या कहा कि हम इटली के लोग, इनके जरा शब्दों को सुन लीजिए, इन्होंने किस प्रकार से भर्त्सना की है धर्म की। हम इटली के लोग अधार्मिक और बुरे होने के लिए रोम के चर्च और पादरियों के ऋणी हैं। क्या कहा इन्होंने कि हम इटली के जो लोग बुरे हैं और
अधार्मिक है, अधार्मिक और जो बुरे हैं ना, इसके लिए हम चर्च और पादरियों के ऋणी हैं। परंतु इससे भी अधिक हम इस बात के लिए उनके ऋणी हैं कि वे इटली के एकीकरण के मार्ग में बाधक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चर्च का इस प्रकार से हस्तक्षेप था राजनीति में कि उस हस्तक्षेप के कारण, उस चर्च या धर्म के हस्तक्षेप के कारण इटली विकास नहीं कर पा रहा था, इटली का विकास नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से मैकियावेली ने अपने विचारों में धर्म को जो है राजनीति को पृथक रखने की बात कही थी। तो मैकियावेली राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। क्या क्या मैकियावेली ने कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यदि राजा राज्य की प्रगति के लिए धर्म को कुचल सकता है, जी हाँ, राजा राज्य करने के लिए, राज्य की प्रगति के लिए धर्म को कुचल सकता है। परंतु मैकियावेली धर्म की शक्ति को जानता था। वह जानता था कि धर्म के प्रति जनता के मन में कितनी आस्था होती है। अतः वह चाहता था कि राजा इस धर्म की शक्ति का राज्य में प्रयोग करे। तो कुल मिलाकर के ये कहा है, यहाँ मैकियावेली ने कहने का प्रयास किया है कि राज्य के अंतर्गत, राज्य कहे, ऐसा कहे कि धर्म और राजनीति को हमेशा पृथक रहना चाहिए। वर्तमान में जिस चर्च और पोप का जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है राजनीति में, वो हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। शासक पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा तभी जाकर के इटली अपना वास्तविक जो है विकास कर सकती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर शासक को लगता है कि धर्म उसके विकास में सबसे बड़ा बाधक बन रहा है, तो धर्म को कुचलते हुए शासक आगे बढ़े और देश का, राज्य का, राष्ट्र का विकास करे। लेकिन इसी के विपरीत परिप्रेक्ष्य में मैकियावेली ने एक शब्द ये भी कहा है कि भाई जो धर्म है, धर्म को हम पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। राजा भले ही धर्म को कुचलते हुए देश का विकास करे, वो चलेगा, लेकिन जनता के मन में धर्म के लिए कितनी आस्था होती है, उस शब्द को भी हम भूल नहीं सकते हैं। अगर हमने अधार्मिक होकर के अगर राज्य किया, शासन किया, तो जनता में अव्यवस्था फैल जाएगी और फिर वो राज्य की प्रगति हमेशा के लिए बाधक बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से एक तरफ उन्होंने धर्म को राजनीति से पृथक भी किया और दूसरी तरफ उन्होंने धर्म को सपोर्ट करते हुए जनता का धार्मिक होना भी बताया है। क्लियर हुआ, समझे? क्लियर हो रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं दोस्तों कि एकदम नया सा अजीब सा लग रहा हो, है ना। सिंपल पॉइंट है, कुछ विशेष इतना वो तो नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करेंगे आलोचना की। आलोचना देखिए यार, कुछ दोस्तों को हो सकता समस्या आए। दरअसल क्या है कि कुछ किस फील्ड से आते हैं, कोई किस फील्ड से आते हैं, हाँ, लेकिन जिन्होंने 10th 12th वगैरह जो भी 12th भी अगर किसी ने आर्ट्स से की है ना, तो उसको समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन हो सकता कोई साइंस से आ रहा हो, कोई मैथ्स से आया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी, जब तक मैं हूं इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी, ये तो श्योरिटी है, तकलीफ नहीं आने दूंगा। तो वो डिफिकल्टी आएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बार लेक्चर को देखा आपने, मैं गारंटी से बोलता हूँ, एक बार और लेक्चर को जब कभी भी रिपीट करके देखेंगे या हिंट टू देखेंगे या बाद में देखेंगे या कभी किसी किताब से पढ़ेंगे, तो उसके बाद में जो आपके सर पर ये जो बर्डन बना हुआ ना डिफिकल्टीज का, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आपको फिर इसमें भी इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि राजनीति विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, एक बार अच्छे से उसको पढ़ के तो देखो, समझो, उसको अपने जीवन में उतारो। क्योंकि इसका एक एक जो पहलू है ना, वो हमारी रियल लाइफ में लागू होता है, रियल लाइफ में लागू होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आलोचना कर ले जरा सा। मैकियावेली की बहुत तारीफ कर ली हमने, नैतिकता की भी बहुत कुछ सुन लिया है और धर्म से संबंधित विचारों में भी काफी सुन लिया है। भाई धर्म को कुचल दो, नैतिकता को छोड़ दो, चलेगा सब राजा के लिए, राजा तो बस परमात्मा होता है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, जनता कुछ भी नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी इनकी आलोचना भी कर लें, जरा देख लेते हैं इनकी क्या कमियां हैं, इनके सिद्धांत में, जो सिद्धांत ये विचार दिए इनमें क्या कमियां हैं, उनको भी समझते हुए आगे बढ़ते। आलोचना के अंतर्गत बात करेंगे पहले पॉइंट पर, गलत धारणा पर आधारित। सबसे पहली आलोचना तो इसी पॉइंट को लेकर दी जाती है कि मैकियावेली ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं राज्य की प्रगति को लेकर के, वो विचार ही गलत धारणाओं पर आधारित है, गलत धारणाओं पर आधारित है। क्यों है? क्योंकि अनैतिकता, अनैतिक और अधार्मिक होना जरूरी नहीं है किसी भी राजा को राज्य के विकास करने के लिए। तो अनैतिक होना
अनैतिक होना या अधार्मिक होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। राजा अनैतिक और अधार्मिक होगा तो वो जनता के साथ में प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना पाएगा। और जब तक किसी राज्य की जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगी राजा से, तब तक वो राजा को या राज्य को सपोर्ट कैसे करेंगे। और जब जनता का सपोर्ट नहीं होगा राज्य को, तो राज्य विकास, ये बताइए क्या अकेला राजा कर ले जाएगा विकास उसका? नहीं कर सकता। तो इसी पॉइंट को उठा करके आलोचकों ने आलोचना की। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है तत्कालीन परिस्थितियां स्थायी परिस्थितियां नहीं है। अब जो कि ये जब से लेक्चर को स्टार्ट किया तब से ही बता रहा हूं मैं कि मैकियावेली ने जो विचार दिए थे वो तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर के दिए थे। उस समय जो परिस्थितियां थी इटली में, उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो परिस्थितियां आज बनी हुई है, क्या कुछ समय बाद भी यही परिस्थितियां रहने वाली है? क्या 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद भी यही परिस्थितियां रहने वाली है? नहीं रहने वाली, बदलती रहती है। तो ये बात भी कही यहाँ पर। तो भाई मैकियावेली ने तत्कालीन परिस्थितियों को आधार बनाया था, जबकि ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदलती है, जो परिस्थितियां बदलेगी तो शासन की प्रगति या उसका विकास करने के मार्ग में भी परिवर्तन आएगा, तरीके बदलेंगे। लेकिन मैकियावेली ने ऐसी कोई बात यहाँ पर कही नहीं। तो मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन जो है तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित है। उस समय का इटली का समाज अनैतिक और भ्रष्ट नहीं था, पूरी तरह से नहीं था। जैसा मैकियावेली ने कहा है तो पूरी तरह से अनैतिक या भ्रष्ट नहीं था। चर्च का भी पतन हो चुका था या हो रहा था उस समय में। लेकिन समाज सदैव भ्रष्ट नहीं होता है, समाज हमेशा भ्रष्ट नहीं होता। जितनी आलोचना इन्होंने मनुष्य की है कि लालची, दुष्ट, भ्रष्ट, बचपन तो भाई सब थोड़ी ना होते हैं यार, कोई होता है लेकिन सब नहीं होते हैं। जो पावर में होता है वो होता है भ्रष्ट, है ना। धार्मिक संस्थाएं सदैव पतित नहीं होती है। जो धार्मिक संस्थाएं होती है हमेशा जो है गलत को प्रभावित या कहें कि गलत को सपोर्ट नहीं करती है, या हमेशा पतित, या कहे कि इनको सिंपल शब्दों में भ्रष्ट कह सकते हो कि हमेशा भ्रष्ट नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता का दोहरा मापदंड। हम नैतिकता का दोहरा मापदंड दिया था इन्होंने, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं। कहा था कि राजा का नैतिक होना जरूरी नहीं है, जबकि जनता का नैतिक होना जरूरी है ना। अरे भाई, जब जनता नैतिक होगी तो राजा का भी नैतिक होना जरूरी है ना, क्योंकि राजा नैतिक नहीं होगा तो जनता नैतिक तो होकर कर भी क्या लेगी। अगर जनता नैतिक है, जनता नैतिक बन के अनैतिक राजा के अत्याचारों को सहे, तो ये कौन सा तरीका है? कैसे राज्य का विकास होगा? संभव ही नहीं है। राजा का नैतिक होना भी जरूरी है, तभी जाकर के वो जनता के विचारों को समझ पाएगी, तभी किसी राज्य का विकास हो सकता है स्थायी रूप से, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म का सही अर्थ नहीं निकाला इन्होंने। मैकियावेली धर्म का सही अर्थ नहीं जानता था, उसने केवल धर्म का विकृत और दूषित रूप ही देखा। कौन सा विकृत दूषित रूप? जब चर्च और पोप राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, सिर्फ वो रूप देखा है इसने, मैकियावेली ने, और सिर्फ इसने आलोचना करते हुए ही उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अर्थात कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो धर्म का विकृत रूप था, जो बेकार रूप था, उसको देखा। कुल मिलाकर के धर्म के रचनात्मक रूप से परिचित ना होने के कारण धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण संतुलित नहीं था। ठीक। नेक्स्ट है निरंकुशवाद का समर्थन। भाई मैकियावेली ने निरंकुशवाद का भी समर्थन किया है। किसका? निरंकुशवाद का समर्थन किया है। कैसे? नैतिकता और धर्म के प्रति असंतुलित दृष्टिकोण के कारण मैकियावेली के शासक संबंधी विचार भी आपत्तिजनक बन गए। मैकियावेली का शासक धूर्त और निरंकुश है। वह अपने राजा को शक्ति का निर्ममता पूर्वक प्रयोग करने की अनुमति देता है और इस प्रकार निरंकुशवाद का समर्थन करता है। तो मैकियावेली के इस विचार से शासक पूरी तरह से निरंकुश हो जाएगा, और निरंकुश शासक किसी भी प्रकार से जनता के लिए सही नहीं होता है। और सीधी बात है दोस्तों कि राज्य का विकास इज इक्वल टू जनता, पब्लिक। भाई पब्लिक का विकास होगा, पब्लिक जो है उसमें समृद्धि आएगी, सुख समृद्धि आएगी, तभी जाकर के राज्य का विकास होगा। मान ले कि जनता भूखे मर रही है, जनता के अंदर अपार दुखों को सहन करते हुए जनता अपना जीवन यापन कर रही है, और ऐसी स्थिति में राजकोष भरा पड़ा हुआ है, तो क्या उस देश का विकास हो गया? किसी भी परिस्थिति में हम नहीं कह सकते, है ना। तो इस प्रकार से राजा का निरंकुश होना किसी प्रकार से राज्य के लिए ठीक नहीं है। इस कारण से भी जो है इन्होंने आलोचकों ने मैकियावेली के शब्दों की आलोचना की है। अब वहीं अगर हम निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो देखिए हमने अब इनके दोनों पक्षों पर बात कर ली है, इनके दोनों विचारों को समझने की कोशिश की है, नैतिकता और धर्म से संबंधित। इसके बाद में उनको समझते हुए उसकी आलोचना भी करके देख ली हमने कि जो आलोचकों ने जो आलोचना की है उसको भी देख लिया।
अब कुल मिलाकर के दोनों पक्ष हमारे सामने हैं। अब इसका हमें निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष बनाना है। तो प्रत्येक निष्कर्ष देखिए, अगर मैकियावेली के विचार वाकई में इतने बेकार होते, बिना किसी अर्थहीन मतलब अर्थहीन होते, बिना अर्थ के होते, तो किताब में क्यों छपते, आप क्यों पढ़ रहे होते? तो कहीं ना कहीं इन विचारों ने उस समय अपनी जगह बनाई है राजनीति के अंदर, है ना। तो इसलिए वो आपको कहना पड़ेगा कि जी हाँ, कई सारी कमियां थी इनके विचारों में, तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित थे, लेकिन ये सारी कमियां, सारे दोष होने के बाद भी हम जो मैकियावेली के विचार है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पढ़िए इसको। मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों की आलोचना के बाद भी यह कहना उपयुक्त होगा कि उसके विचारों को गलत समझा गया है। वह ना तो अनैतिक था और ना अधार्मिक था। वह अनैतिक या अधार्मिक नहीं था, बल्कि वह गैर धार्मिक और गैर नैतिक था। क्या था? गैर धार्मिक और गैर नैतिक था। अब अनैतिक और गैर नैतिक, अधार्मिक और गैर धार्मिक, इसमें बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। अर्थात भाई नैतिकता और धर्म का विरोधी नहीं था, बल्कि उसके प्रति उदासीन था। वह यथार्थवादी था। वो किसी नैतिकता का विरोध नहीं करता था, वो किसी धर्म का विरोध नहीं करता था। वो सिर्फ इतना कहता था वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि भाई जो धर्म और नैतिकता है ये कहीं ना कहीं राजनीति को बाधित कर रही है, इसलिए इसे राजनीति से अलग रखिए, नैतिक बने रहिए, धार्मिक बने रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है राज्य के लिए, लेकिन इसका हस्तक्षेप जो है राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ राजनीति और धर्म को ये अलग कर रहा था, विरोध नहीं कर रहा था। इस प्रकार के इसके शब्द थे। तो इसी कंसेप्ट के साथ, इसी टॉपिक के साथ में हमारी क्लासेस मैकियावेली को लेकर के होती है कंप्लीट दोस्तों। इसके बाद में मैकियावेली से संबंधित अब आगे और कोई पार्ट नहीं आने वाला है। आगे हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे थॉमस हिलग्रीन की। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से ही दोस्तों। थॉमस हिलग्रीन को बहुत अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। जिन दोस्तों ने अभी तक नए चैनल हिंदी प्रज्ञान हिंदी जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ लें। वो सब्सक्राइब करने का मेरा मतलब वो नहीं है आपकी संख्या बढ़ाना, वहां पर सब्सक्राइब का मैंने इसलिए बोला आप लोगों से ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करो, कोई जरूरत नहीं करने की, है ना। आप कोई बात नहीं, बस किसी भी प्रकार से आप हमसे अटैच हो जाइए। अगर आपको आगे चल के पढ़ना है, नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो हमारे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, या हमसे व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर पर हमसे जुड़ जाए, कहीं पर भी जुड़ जाए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब, अगर आप नहीं चाहते सब्सक्राइब करना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप संख्या नहीं बढ़ना चाहते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हमारी वहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस लेकर जरूर देखिएगा। अगर नहीं आनंद आए तो कहना, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।